हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है छोटी सी। आपकी लगभग 8-9 दिन क्लासेस नहीं हुई थी, मतलब मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसका रीज़न क्या था कि वाईफाई का जो कनेक्शन था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो नया कनेक्शन लेना पड़ा फिर, है ना। तो कुछ इशू आ गया था, तो इस वजह से क्लासेस पिछले 9 दिन में अपलोड नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जो पिछले 2-3 दिन से क्लासेस हो रही हैं तो वो रिकॉर्डेड थी। आपको पता ही है कि क्लासेस जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। मैं पहले से रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो वो रिकॉर्डेड क्लास थी, तो जैसे ही कनेक्शन हो गया ठीक, तो मैंने फिर वो क्लासेस अपलोड कर दी, ठीक है। तो इस वजह से उन क्लासेस में मैं आपको बता नहीं पाई कि किस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। बट हाँ, अब कोई इशू नहीं है, अब से क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको ये लगता हो कि क्लासेस लाइव होनी चाहिए, भाई हम 2 ही सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, हमारा एक तो ज्योग्राफी चल रहा है और एक हमारा अब हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। आज हमारी इस हिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है। तो अगर आपको ये लगता है कि लाइव क्लासेस हो तो आप टाइमिंग बता दीजिए, उस टाइम फिर आपकी जो दोनों क्लासेस हैं मैं लाइव लाइव ही डाल दिया करूँगी, ठीक है, रिकॉर्डेड ना डाल के। जैसे भी हो आप मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। अगर लाइव चाहते हैं तो लाइव बता दीजिएगा, मैं लाइव कर दिया करूँगी क्लासेस अब से, अदरवाइज़ रिकॉर्डेड तो है ही, ठीक है। अब आज हम हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बस इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि हिस्ट्री में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहले हम एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मिडिएवल पढ़ेंगे और फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हाथ से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो एंशिएंट से भी वन डे एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमारी जो क्लासेस होती हैं तो वो कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमारी क्लासेस इम्पॉर्टेंट है। तो जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके अभी तो दो ही क्लासेस होती हैं, तो कोशिश में हूँ मैं। अब मुझे खुद की भी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जिस वजह से जितना मुझे टाइम लगता है उस हिसाब से मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर लगे तो बता दीजिएगा, तीसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाने तो सभी हैं, ठीक है। चलिए, अब प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के जो हमको स्रोत हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतिहास, तो इसमें सबसे पहले क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है जी। तो ये 4 स्रोत कौन से हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, पहला कौन सा है, धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ,
तीसरा क्या है? तीसरा है विदेशियों का विवरण। किसका? विदेशियों का विवरण। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो क्या है कि जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी इकट्ठा करा, मतलब जो भी स्रोत हैं वो कहाँ से हमको, हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? तो कहाँ से पता चलता है? ये सब ये है कि हम अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई का, कि जिससे जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है तो जब वो स्टार्टिंग से पढ़े तो उनको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होती चली जाएँ। तो वैसे इनमें से आपको कौन सा एग्ज़ाम में थोड़ा ना कुछ पूछेगा, नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, बट ये है कि जब हम पहली बार, अगर जो जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है तो उनको तो सारा चीज़ें पता ही होती हैं, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमको उसका जो बेसिक है वो तो हमको पता हो। जब हम बेसिक पढ़ पाएंगे तो तभी तो हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत जो हैं हमको उनकी जानकारी 4 स्रोतों से मिलती है। अब वो 4 स्रोत कौन से? तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो भी भारत के अंदर धर्म है उनके जो भी ग्रंथ हैं उनसे मिलती है इतिहास की जानकारी। जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमको हमारे इतिहास के बारे में पता पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये नहीं है पर्टिकुलर कोई एक ही धर्म, जितने भी धर्म हमारे देश के अंदर हैं उन धर्मों की बात की जा रही है। या देश से अलावा अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब हम अपने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। बट धर्म ग्रंथ अगर हम देखें तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो जो देश हैं उन देशों में भी जो ग्रंथ है उनका जो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उन देशों के अंदर भी जो ग्रंथ है अगर हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे तो हमको उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया हमारा धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो जो पहले ज़माने के जो 100-200 जितने भी शताब्दियों से जो लोग हैं, जो पहले लोग थे, तो उन्होंने जो लिख कर रख दिया, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उससे हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तीसरा आता है विदेशियों का विवरण। तो जो विदेशी लोग हैं उन्होंने जो भी, उनके द्वारा जो भी विवरण किया गया है उससे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब जो पुरातत्व संबंधी जो भी साक्ष्य हैं जो मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, जो भी वो जो वहाँ से जो भी चीज़ें मिली हैं, मतलब जो भी पहली सभ्यता थी उन सभ्यताओं से जो भी साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्व संबंधी जो भी साक्ष्य है, तो उससे भी हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक बेसिक सी हमारी स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे जो धर्म ग्रंथ हैं और जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे मिलने वाली जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या आता है हमारा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से, किससे? धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। क्या जानकारी है महत्वपूर्ण, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है?
अब उन जानकारियों के बारे में देखते हैं। तो पहला जो फैक्ट है, जो पहला पॉइंट है, वो हमको क्या बताता है? वो बताता है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वेद है। क्या है? हमारा जो भारत देश है उसका जो सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि संकलनकर्ता जिसके कौन है? संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। किसको? वेदव्यास। उनका पूरा नाम है वेदव्यास का, को माना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्या है? आगे है वेद वसु। एक मिनट, जो वेद है हमारे, तो जो वेद है हमारे, वेद वसुद्वेद, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, या का उपदेश देता है, का उपदेश देता है। ठीक है, तो जो वेद है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। आगे भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा, अब जो हमारी भारतीय परंपरा है, तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय मानती है। ठीक है, क्या मानती है? अपौरुषेय मानती है। आगे है वेद 4 है। अब कौन से हैं? तो वेद क्या है? वेद 4 हैं। कौन से हैं वेद? पहला वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। और चौथा वेद कौन सा है हमारा? अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा है? अथर्ववेद।
अब इन चारों वेदों को ही क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। इन चारों को संहिता कहा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे चार वेद हैं, इन चारों वेदों को क्या कहा गया है? इनको संहिता कहा गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ ही गए होंगे, बट अब मैं एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, तो उनसे मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो हमको पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जो भारत है, भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, हमारा जो भारत देश है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वो क्या है? वो वेद है। मतलब वेदों को भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है। आगे इसमें है जिसका संकलन, जिसके जो संकलन करता है वो किनको माना गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। किसको? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अब वेद जो है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो जो वेद है वो उपदेश किस चीज़ का देते हैं? वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं जो वेद हैं। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय माने जाती है। मतलब भारतीय परंपरा क्या है? वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अब ये अपौरुषेय क्या होता है? अपौरुषेय का मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसी भी पुरुष ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी इंसान ने नहीं बनाया है, नहीं लिखा गया है। मतलब ये जो वेद हैं, इनको ऐसा माना जाता है कि किसी भी पुरुष के द्वारा इनको नहीं लिखा गया है। ठीक है, जो भारतीय परंपरा इनको मानती है। अब वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के वेद हमारे कौन से हैं? तो हमारा सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद, फिर आता है हमारा यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। और जो हमारे ये चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को ही संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? इन चारों वेदों को ही संहिता कहा गया है। ठीक है जी, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको बस इतना पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो लगता है कि हाँ ये, या फिर अब से पहले ये वन लाइनर की क्या है, ये वो ही हैं जो अब तक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सब मैंने वन लाइनर की फॉर्म में एक नोट्स की तरह करके वो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम ऋग्वेद पर आएंगे। या ऋग्वेद कल स्टार्ट कर लेंगे। पहले मैं आज आपको ना एक काम करती हूँ, जो ईसा पूर्व, ईसवी, ये क्या होता है, पहले आज इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कल से क्या करेंगे? कल से अपने वेद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतनी तो आपको पता ही चल गया, चारों वेदों के बारे में मैंने बता दिया। तो आज की क्लास में क्या करेंगे हम कि पहले हम ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं पहले, फिर उसके बाद हम वेदों के बारे में कंटिन्यू कर देंगे। ओके, चलिए। तो ईसा पूर्व एवं ईसवी। ईसा पूर्व एवं ईसवी। अब ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है? जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूंगी, तो फिर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि जैसे हम कोई भी डेट वगैरह पढ़ते हैं, कोई इवेंट पढ़ते हैं, तो उसके पीछे कहीं आपने देखा होगा हिंदी में ईसा पूर्व लिखा होता है, कहीं कहीं ईसवी लिखा होता है। तो ये सब क्या होता है और ये क्यों लिखे जाते हैं, तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें बताया गया है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर
ग्रेगोरियन कैलेंडर, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम ईसा कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं। क्या? ईसा कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर, सॉरी, जिसको हम ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर भी कह सकते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर बोल सकते हैं, ईसाई कैलेंडर बोल सकते हैं या जूलियन कैलेंडर बोल सकते हैं। आगे है ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह, ईसाई धर्मगुरु, कौन थे ईसाई धर्मगुरु? ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष के जन्म वर्ष पर आधारित है। ठीक है, आगे है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, क्या चीज? ईसा पूर्व, इंग्लिश में बोले BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आगे है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। अब ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, एग्जाम्पल भी है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु
और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के 563 वर्ष पूर्व इनका किनका, बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, इनका जन्म हुआ। एवं 483 पूर्व या 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, अब देखो, अब समझो, पहले अभी है थोड़ा सा, वो अब बाद में कराऊंगी। तो वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, मतलब जो हमारा प्रेजेंट में जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, या उसको हम ईसाई कैलेंडर भी बोल सकते हैं, या फिर जूलियन कैलेंडर भी बोल सकते हैं। जो हमारे 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी, तो वो जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, आगे है ईसाई धर्मगुरु। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर कब से शुरू हुआ? तो जो ईसाई धर्मगुरु थे, कौन थे ईसाई धर्मगुरु? ईसा मसीह। तो उनके जन्म वर्ष पर आधारित है। तो अब जो हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो वो कब से शुरू माना जाता है? जब जो ईसाई धर्मगुरु थे, ईसा मसीह, जब उनका जन्म हुआ था तब से इसको माना जाता है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है तब से स्टार्ट हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को ईसा पूर्व। अब जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से पहले भी तो बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, तो उनके जन्म से पहले जो घटनाएं हुई थी उनके लिए हम ईसा पूर्व या बीसी, इट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो बीसी का मतलब होता है, कहीं आपको बीसी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा आपसे, उसका मतलब क्या है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ईसा पूर्व का भी मतलब ये होता है कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले। ठीक है, उनको हम उसमें काउंट करते हैं। ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती होती है वो उल्टी होती है, मतलब जितनी कम होगी वो उतना ही बाद का होगा, और जितनी ज़्यादा होगी मतलब वो उतना ही पहले होगा। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। कैसे हुई? जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से 563 वर्ष पहले, उनके जन्म से 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और उनके जन्म के 483 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा कि ईसा पूर्व का मतलब क्या है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। तो आई होप आपको अब किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, अगर कहीं आपको ईसा पूर्व लिखा मिल जाता है तो। चलिए अब आगे जानते हैं, आगे इसमें क्या है। इसी में आ गया अभी। ठीक है,
ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है इसमें? इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ओके, आगे है ई को लैटिन भाषा शब्द में एडी में भी लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा शब्द में एडी भी लिखा जाता है। एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एडी यानी एनो डोमिनी। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो बीसी का तो मतलब आपको पता चल गया। अब इसमें क्या बताया गया है? अब इसमें कहा गया है कि जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म तिथि से आरंभ, मतलब जब उनका जन्म हुआ तो उनकी जो बर्थ डेट है वहीं से आरंभ हुआ। क्या हुआ? सन। तो इस ईसवी सन कहलाता है। तो उनके जो बर्थ से जो आरंभ हुआ जो भी सन है उसको हम ईसवी सन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए संक्षेप में हम ई लिखते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा ना, ई लिखा होता है, उसके आगे डॉट लगी हुई होती है। ई को लैटिन भाषा में एडी भी लिखते हैं। कहीं आपको ई मिलता होगा, कहीं आपको एडी भी मिलता होगा। तो एडी का मतलब भी क्या है? उसी से है जिसको हम लैटिन भाषा में लिख देते हैं। लैटिन भाषा, अब लैटिन भाषा में जो एडी आया है, एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है एडी, जिसको क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी का जो शाब्दिक अर्थ है उसको क्या बोलते हैं? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब जब जो उनके भगवान थे उनका जब बर्थ जो ईयर था उसको कहा जाता है एडी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में, ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास ऐसा करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। कल से हम अपने वेदों पर आएंगे। कल से हम अपना ऋग्वेद शुरू करेंगे, मतलब जो हमारे चारों वेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे अपनी हिस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि पहले आपको ये समझा दूँ, क्योंकि आगे यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत से बच्चों को होती है कन्फ्यूज़न, ऐसा नहीं है कि सबको ही सब कुछ पता होता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के बाद शेयर करने ज़रूर कीजिएगा।
आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। ठीक है गाइज़, जितना पॉसिबल हो सके प्लीज़ आप सब्सक्राइबर भी बढ़वा दीजिएगा। अब अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर लाइक करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, और जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।